आप सभी का स्वागत है शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, इस वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर आपका भूकंप एक प्राकृतिक घटना इसके विषय में जानकारी लेंगे। आज जानते हैं हम लोग भूकंप के बारे में। तो भूकंप आपने न्यूज़पेपर में हमेशा सुनते हैं, टीवी में सुनते हैं कि भूकंप आ गया। ये आता कैसे है? जब भूकंप जो है भूपट्टी और मेंटल जो सेकेंड कोर होती है ना हमारे अर्थ की, उसकी ऊपरी परत में होने वाला एक कंपन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कई सारे झटके हमें महसूस होते हैं। भूकंप हल्का भी हो सकता है और भयानक भी हो सकता है। हल्का जो होता है उसमें क्या होता है, जिस क्षेत्र में जिस एरिया में है ना, सिर्फ वहाँ पर आपको कंपन महसूस होता है। और अगर बहुत बड़े पैमाने पर है तो उससे क्या होगा, जान माल का खतरा हो जाता है। भूकंप जब भी आता है तो हल्की सी उसमें घरघराहट, उसमें साउंड आती है। भूकंप एक प्राकृतिक घटना भी है और ये बिना किसी भी चेतावनी के कभी भी हो सकता है। और जो भूकंप होता है बच्चों, वो सामान्यतः नवनिर्मित पर्वतीय क्षेत्र यानी कि जो नए नए अभी अभी निर्मित हुए हैं ऐसे क्षेत्रों में होता है, क्योंकि वहां पे चट्टानें कैसी होती हैं, अस्थायी होती हैं। और जो ये जो चट्टान होती है ये अनायास खिसकती हैं, और जहां से ये खिसकती हैं उसको हम भूकंप उद्गम क्षेत्र या फिर सेस्मिक फोकस, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं फोकस, ये कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भूकंप का जो स्टार्ट पॉइंट है वो ये फोकस होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, भूपट्टी चट्टानों को अचानक खिसकने के कारण कुछ तरंगे उत्पन्न होती हैं जिनको हम सेस्मिक वेव्स कहते हैं। और उसके ठीक ऊपर क्या होता है, भूपट्टी पर एक बिंदु जहां पर भूकंप की तरंगें पहुंचती हैं उसको हम अधिकेंद्र या फिर एपिसेंटर कहते हैं। और बच्चों, जहां पर ये एपिसेंटर होता है ना, ये सेंटर का पॉइंट, वहां पर भूकंप का तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे इस अभिकेंद्र से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता भी कम होती जाती है। भूकंप को उसका पता लगाने के लिए और इन तरंगों की तीव्रता नापने के लिए एक यंत्र बना है जिसको भूकंप मापी यंत्र कहते हैं या फिर सेस्मोग्राफ कहते हैं। और जो स्टडी करते हैं ना भूकंप के बारे में, उस अध्ययन को हम कहते हैं सेस्मोलॉजी। यहाँ आप देख सकते हैं सेस्मोग्राफ किस तरह का होता है। इसमें वाइब्रेशन जब पता चलती हैं तो ये हमें शो होता है, जिससे हम पता लगा लेते हैं कि भूकंप की तीव्रता कितनी है। अब जानते हैं भूकंप के कारण। सबसे बड़ा कारण क्या है भूकंप का? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के फूटने पर भूकंप जो है ना हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो गैसें होती हैं वो क्या करती हैं, एकदम से ब्लास्ट होने लगती हैं। और ऐसे में जो भूकंप है या तो ज्वालामुखी के फूटने के साथ होता है या फिर जब तक ज्वालामुखी फूटने की प्रक्रिया पूरी होती है ना तब तक फिर होता है। इसका प्रभाव क्षेत्र अपेक्षाकृत कम होता है, यानी कि जब अर्थक्वेक के साथ भूकंप आ रहा है तो उसका प्रभाव क्षेत्र कम होगा, या मान लीजिए कुछ 100 किलोमीटर तक होगा। यद्यपि ज्वालामुखी के निकट इसकी तीव्रता ज्यादा होती है, यानी वो एरिया जहां पर ज्वालामुखी फूट रहा है वहां पर भूकंप की तीव्रता आपको ज्यादा मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं प्लेट विवर्तनिक यानी प्लेट टेक्टोनिक्स की। बच्चों, माना जाता है हमारी जो पृथ्वी का स्थलमंडल है ना, ये एक ठोस गोला नहीं है, ये कई खंडों में बटा हुआ है जिसे हम प्लेट के नाम से जानते हैं। और ये प्लेट चौड़ी हो सकती है कितनी, कई हजार किलोमीटर तक चौड़ी हो सकती है। ये प्लेट जो है धीरे धीरे खिसकती रहती है। मान लीजिए 1 वर्ष में ये 1 इंच की दर पर खिसक जाती है। और ये भी है कि ये जो प्लेट है ना, इनमें गुरुत्वाकर्षण बल और ऊष्मीय प्रभाव होता है, जिसकी वजह से ये प्लेट जो है अंदर ही अंदर गति करती रहती है, यानी मूवमेंट इनमें होता रहता है। और इसी वजह से जो पृथ्वी के अंदर द्रवित पदार्थ होते हैं ये ठंडा और गर्म होते हैं, जिसके कारण प्लेट जो है ना ये पृथक हो जाती है, यानी अलग अलग हो जाती हैं। और अलग होने की कंडीशन में इनका आकार भी बढ़ने लगता है। इसका एक एग्जाम्पल है मध्य अटलांटिक सर्वत श्रेणी, मिड अटलांटिक रिज के साथ समुद्र तल का फैलना, यानी वहां पे जो समुद्र है वो फैलता जा रहा है। कुछ और दूसरे क्षेत्रों में प्लेट एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, यानी एक प्लेट है उसके ऊपर दूसरी आ जाएगी, या फिर दोनों प्लेट जो होती है ना एक दूसरे को धक्का दे देती है, जिससे क्या होगा, प्लेट जो है एक दूसरे के नीचे खिसक जाती है। ठीक है। और बच्चों, ये जो गति होती है, जो मूवमेंट हो रहा है, इसकी वजह से चट्टानों में दरार आ जाती है, जिससे कि भूकंप आता है, जो कि हमें पता चलता है।
अब भूपट्टी पे आने वाली दरार जिसके साथ चट्टान भूकंप के दौरान विस्थापित हो जाती है, यानी कि जब हमारी जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है जिस पे की दरार आएगी तो हमें पता चल जाता है ना। किस तरह से? क्योंकि वहां पे जो जमीन होती है वो खिसक जाती है, उसके बीच में दरार आ जाती है जिसको हम फॉल्ट कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जब चट्टानें आपस में खिसकी हैं तो उनमें दरार आने की वजह से ये जो पॉइंट बन रहा है इसको हम फॉल्ट कहते हैं। बच्चों, ये मान लीजिए कि जो 95% तक जो भूकंप आते हैं वो हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर होने वाली अंतःक्रिया, यानी कि उसके अंदर जो मूवमेंट्स हो रहा है प्लेट का, उसकी वजह से होता है। और ये जो प्लेटें होती हैं इनकी गति के कारण होने वाले इस कंपन को क्या कहते हैं? विवर्तनिक भूकंप या टेक्टोनिक अर्थक्वेक। ठीक है बच्चों, भूकंप के लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं, जैसे कि हमारी कई गतिविधियां, जैसे कि खनिजों का निष्कर्षण, यानी हम मिनरल्स को निकालते हैं ज़मीन के अंदर से, उनका खनन करते हैं, सड़क बनाना है या फिर बांध बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, तो इन सब कंडीशन में हम क्या करते हैं? डायनामाइट लगाकर चट्टानों को ब्लास्ट कर देते हैं और इसकी वजह से भी काफ़ी हद तक भूकंप आता है। बच्चों, भूकंप जो होता है ना उसका मैग्नीट्यूड हम रिक्टर स्केल पे मेजर करते हैं। रिक्टर स्केल पे अगर 2.0 से 4.0 की तीव्रता है तो उसको हम विनाशकारी नहीं मानते हैं। वहीं ये 4 to 6 तीव्रता हो जाए तो थोड़ा हद तक ये डैमेज करेगा, और 6 to 9 से या इससे ज़्यादा तीव्रता का भूकंप आता है तो ये बहुत ज़्यादा जान माल का विनाश करने वाला होता है। और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जहाँ भूकंप आ रहा है वो कैसा क्षेत्र है, यानी कि वहाँ आबादी है या नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि भूकंप के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, भूकंप आने से हमें कितनी तकलीफ होती है। पहला देखते हैं, कंपन से भूपृष्ठ पर भयंकर तबाही होती है। जब भी कभी भूकंप के जो वाइब्रेशंस हमें पता चलते हैं उसकी वजह से बहुत नुकसान होता है, जैसे कि घर गिर जाते हैं, सड़क है, रेल पटरियां हैं, इन सबको नुकसान होता है। दूसरा, सुनामी आने का रहता है और बांध भी टूट जाने से कई सारे जहाँ पे लोग रहते हैं ना, ऐसे आवासीय क्षेत्र जो होते हैं उनमें पानी भर जाता है। द्रवीकरण से भू संकलन होने लगता है, यानी जमीन जो है वो फिसलने लगती है या ऊंचा नीची जमीन हो जाती है, दरार आने लगती है। अचानक और तीव्र कंपन के कारण शहरों आदि में अधिक तबाही हो जाती है, क्योंकि भूकंप जो होता है वो बिना नोटिस के आने वाला है, एक प्राकृतिक आपदा होती है। कई बार भूकंप आने से पहाड़ी क्षेत्रों में चट्टानें भी खिसकने लगती हैं और ये चट्टानें खिसक के नीचे आएंगी और इससे भी काफ़ी नुकसान कर देती हैं। जब समुद्र तटीय क्षेत्रों में भूकंप आता है तो ऊंची ऊंची समुद्री लहरें भी उठती हैं, और ये जो तटीय क्षेत्र हैं, जो समुद्र के आसपास जगहें हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, उनमें क्या हो जाता है? पानी भर जाता है, तो इससे भी बहुत नुकसान होता है। बड़े बड़े मकानों के गिरने से भारी तबाही भी होती है। तो ये सारे जो हैं ये इसके नुकसान हैं, भूकंप के नुकसान हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भूकंप का अनुमान, यानी हम कैसे इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं और इससे निपटने के लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि भूकंप को रोकना हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम कुछ सावधानियों से उससे होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं सबसे ज़्यादा खतरा मकानों के गिरने से होता है, तो हमें जो मकान है वो कैसे बनाने चाहिए? भूकंप रोधी, यानी कि जो भूकंप को झेल जाए ऐसे ऐसे घर बनाने चाहिए। तो हमें सबसे ज़्यादा किस बात का ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार की मिट्टी के ऊपर घर बना रहे हैं, है ना। भरी हुई ज़मीन तथा कृषि क्षेत्र, ऐसी जगहों पर घर बनाना बहुत खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें मकान को पकड़े रखने की शक्ति कम होती है। दूसरा, मकान जब बनाया जाता है तो उसमें हम कौन सा सामान मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। किस तरह का घर बनना है, उसकी क्या रूपरेखा है, इन सारे नियमों का पालन करके ही हमें घर बनाना चाहिए। और तो और जिन क्षेत्रों में भूकंप आने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है वहाँ पर मकान जो है बहुत हल्के बनाने चाहिए। क्यों? ताकि भूकंप अगर आए तो उससे जान माल की क्षति भी कम हो। अब जानते हैं भूकंप के समय हमें करना क्या चाहिए। तो बच्चों, जब कभी भूकंप आए, अगर आप उस वक्त घर के अंदर हैं तो किसी मजबूत मेज यानी टेबल के नीचे बैठ जाएं, और जितने भी भारी सामान होते हैं ना आपके घर में उनसे दूरी बना के रखें, क्योंकि अगर ये हमारे ऊपर गिर जाएंगे तो हमारा नुकसान होता है। सेकेंडली, अगर आप घर के अंदर है तो किसी मजबूत वस्तु को आवरण या फिर ढाल बना लीजिए, है ना। घर से बाहर भागने में क्या दिक्कत होगी? आप गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। आप घर के बाहर हैं तो मकानों, बिजली के खंभों,
पेड़, इन सब से दूर रहना चाहिए क्योंकि इनके गिरने से आपका क्या होगा, आपके दबने या फिर कुचलने की संभावना रहती है। 4th पॉइंट है पुल, ओवर ब्रिज, सुरंग, इन सब में कभी नहीं रुकना चाहिए। पेड़, लाइट पोस्ट या साइन बोर्ड, इनके नीचे भी नहीं रुकना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए नुकसानदायक है। और भयभीत ना होकर शांतिपूर्वक रहें, यानी कि आप अपने मस्तिष्क का यानी ब्रेन का यूज करके इस सिचुएशन से बच सकते हैं। तो बच्चों, इसके साथ आपका ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आप इसे पढ़िए और समझने की पूरी कोशिश कीजिए। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।